हेलो दोस्तों, आज हम आपको रानी पद्मिनी की कहानी सुनाएंगे। उनका इतिहास के बारे में। रानी पद्मिनी चित्तौड़ की रानी थी और पद्मिनी की पद्मावत के नाम से भी जाना जाता था। यह एक महान 13वीं और 14वीं सदी की भारतीय नारी थी। रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में अमर है। सिंघल द्वीप की राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ विवाह हुआ था। रानी पद्मिनी बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती पर एक दिन अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नज़र पड़ गई। अलाउद्दीन खिलजी किसी भी कीमत पर रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। रानी पद्मिनी ने आग में कूदकर जान दे दी, लेकिन अपनी आन और बान पर आँच नहीं आने दी। सन 2000 ईस्वी में चित्तौड़ को लूटने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, जो राजसी सुंदरी रानी पद्मिनी को पाने को लालायित था। श्रुति यह है कि उसने दर्पण में रानी का प्रतिबिंब देखा था। रानी पद्मिनी बहुत ही खूबसूरत रानी थी। उन पर अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नज़र पड़ गई। अलाउद्दीन खिलजी ने सोच लिया कि रानी पद्मिनी को वह हासिल कर ही रहेगा। और उसने सम्मोहित करने वाले सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गया था। लेकिन कुलीन रानी ने लज्जा को बचाने के लिए जौहर करना बेहतर उचित समझा। लेकिन रानी पद्मिनी के अस्तित्व को लेकर इतिहास में कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में हमें रानी पद्मावती की छाप दिखाई देती है। पद्मिनी ने अपना जीवन अपने पिता गंधर्व और माता चंपावती के साथ सिंघाल में व्यतीत किया था। पद्मिनी के साथ एक तोता हीरामणि भी था। उसके पिता ने पद्मावती के विवाह के लिए स्वयंवर के बाद वे अपनी सुंदर रानी पद्मिनी के साथ चित्तौड़ लौट आए। 12वीं और 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान के आक्रमणकारियों की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसके चलते सुल्तान ने दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर रानी पद्मावती को पाने के इरादे से चित्तौड़ पर आक्रमण किया। यह पूरी कहानी इतिहास राजपूतों को आक्रमण प्रदर्शित करती है। उन दिनों चित्तौड़ राजपूत राजा
रावल रतन सिंह के शासन में था, जो एक बहादुर और साहसी योद्धा भी थे। एक प्रिय पति होने के साथ ही वे एक बेहतर शासक भी थे। इसके साथ ही रावल सिंह को कला में भी काफ़ी रुचि थी। उसके दरबार में काफ़ी बुद्धिमान लोग थे। ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी आज भी नहीं है कि राघव चेतन एक जादूगर भी थे। वे अपनी इस कला का उपयोग शत्रुओं को चकमा या अचंभित करने के लिए आपातकालीन समय में ही करते थे। राघव और चेतन को बांसुरी बजाना भी आता था, लेकिन राघव सिंह के कारनामे सभी के सामने आने के बाद राजा बहुत ही क्रोधित और उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाले जाने का भी आदेश दिया था और उसके चेहरे को काला कर उन्हें गधे पर बैठाकर राज्य में घुमाने का आदेश भी दिया था। इस घटना के बाद वे राजा के सबसे कट्टर दुश्मनों में शामिल हो गए थे। इसके बाद राघव चेतन ने दिल्ली की तरफ जाने की ठानी और वहां जाकर वे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली आने के बाद राघव चेतन दिल्ली के पास ही वाले जंगल में रुके, जहां सुल्तान अक्सर शिकार करने के लिए आया करते थे। एक दिन सुल्तान के शिकार की आवाज़ सुनते ही राघव ने अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दी। जब राघव चेतन की धुन सुल्तान की सेना और उन्हें सुनाई दी तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस घने जंगल में कौन इतनी मधुर ध्वनि में बांसुरी बजा रहा होगा? सुल्तान ने सैनिकों को बांसुरी बजाने वाले इंसान को ढूंढने का आदेश दिया और जब राघव चेतन स्वयं उनके सामने आए, तब सुल्तान ने उनसे अपने साथ दिल्ली के दरबार में आने को कहा। तभी राघव चेतन ने सुल्तान से कहा कि वह एक साधारण इंसान है और ऐसे ही और भी बहुत से गुण हैं उसमें। और जब राघव चेतन ने अलाउद्दीन को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया, तो अलाउद्दीन मन ही मन रानी पद्मावती को चाहने लगे थे। इसके तुरंत बाद वे अपने राज्य में गए और अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार किया, ताकि वे बेहद खूबसूरत रानी पद्मावती को हासिल कर सके और अपने हरम में ला सके। चित्तौड़ पहुंचते ही अलाउद्दीन खिलजी के हाथ निराशा लगी, क्योंकि उन्होंने पाया चित्तौड़ को चारों तरफ से सुरक्षित तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन वे रानी की सुंदरता को देखने का और ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने राजा रतन सिंह के लिए यह संदेश भेजा कि वे रानी पद्मावती को बहन मानते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं।
इसे सुनने के बाद निराश रतन सिंह को साम्राज्य को तीव्र प्रकोप से बचाने का एक मौका दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को अलाउद्दीन से मिलने की आज्ञा भी दे दी। रानी पद्मावती ने भी अलाउद्दीन खिलजी को उसके प्रतिबिंब को आईने में देखने की मंजूरी भी दे दी। अलाउद्दीन ने निर्णय लिया कि वे रानी पद्मावती को किसी भी हाल में हासिल कर ही लेंगे। अपने कैंप में वापस आते समय अलाउद्दीन कुछ समय तक राजा रतन सिंह के साथ ही थे। यही मौका देखते ही अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और बदले में रानी पद्मावती को देने के लिए कहा। सोनगर्रा के चौहान राजपूत जनरल गोरा और बादल ने सुल्तान को उन्हीं के खेल में पराजित करने की ठानी और कहा कि अगली सुबह उन्हें रानी पद्मावती को दे दी जाएगी। उसी दिन 150 पालकी, जिसे पूरी तरह से सजाकर ढककर उस समय में 4 इंसानों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता था। उस समय इसका पथयोग शाही महिलाओं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करती थी। मंगवाई और उन्हें किले से अलाउद्दीन के कैंप तक ले जाया गया और पालकियों को वहीं रोका गया जहां राजा रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। जब राजा ने देखा कि पालकियां चित्तौड़ से आई हैं, तो राजा को लगा कि उसमें रानी पद्मावती है। ऐसा सोचकर ही वे शर्मिंदा हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पालकी से बाहर रानी नहीं बल्कि उनकी महिला कामगार निकली थी और सभी पालकियों में सैनिकों से भरी हुई थी, तो वे पूरी तरह से अचंभित थे। सैनिकों ने पालकियों से बाहर निकलकर तुरंत अलाउद्दीन के कैंप पर आक्रमण कर दिया और सफलता से राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया, जिसमें दोनों राजपूत जनरल ने बलपूर्वक और साहस दिखाकर अलाउद्दीन की सेना का सामना किया था। राजा रतन सिंह को उन्होंने सुरक्षित रूप से महल में पहुंचा दिया, जहां रानी पद्मावती उनका इंतजार कर रही थी। इस बात को सुनते ही सुल्तान आग बबूला हो चुका था और उसने तुरंत चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। सुल्तान की
आर्मी ने चित्तौड़ की सुरक्षा दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वे सफल नहीं हो सके। तभी अलाउद्दीन ने किले के चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। ऐसा पाते ही रतन सिंह ने सभी राजपूतों को आदेश दिया कि सभी द्वार खोलकर अलाउद्दीन की सेना का सामना करें। आदेश सुनते ही पद्मावती ने सभी देखा कि उनके अनुसार दुश्मनों के हाथ लगने से बेहतर जौहर करना ही था। जौहर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शाही महिलाएं अपने दुश्मन के साथ रहने की बजाय स्वयं को एक विशाल अग्निकुंड में न्योछावर कर देती हैं। इस तरह खुद का जौहर कर उन्होंने आत्महत्या कर दी, जिसमें एक विशाल अग्निकुंड में चित्तौड़ की सभी महिलाएं खुशी खुशी कूद गई थी। यह खबर पाते ही चित्तौड़ के सैनिकों ने पाया कि अब उनके पास जीने का कोई मकसद नहीं है और सभी उन्होंने साका करने का सोचा, जिसमें सभी सैनिक केसरी पोशाक और पगड़ी के पहनावे में सामने आए और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मरते दम तक सामना करने का निर्णय लिया था। इस विनाशकारी विजय के बाद अलाउद्दीन की सेना केवल राख और जले हुए शरीर को देखने के लिए किले में आ सकी। आज भी चित्तौड़ की महिलाओं के जौहर करने की बात लोग गर्व से याद करते हैं, जिन्होंने दुश्मनों के साथ रहने की बजाय स्वयं को आग में न्योछावर करने की ठानी थी। रानी पद्मिनी के बलिदान को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में से लिखा गया था। क्या रानी पद्मिनी कभी मौजूद थी? शायद चित्तौड़गढ़ में इसका जवाब खो गया है, या हो सकता है कि यह मलिक मोहम्मद जैसी की कल्पना का एक सबूत था। अब के रूप में चलो देखते हैं कि संजय लीला बंसाली पद्मावती के अपने संस्करण को बताती है।